नहीं हो रहा मैम। हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। हो रहा है मैम। So what are the factors that affect the clean milk production? The first factor is milk, जो तुम्हारा सोर्स है, एनिमल्स है, वो होना चाहिए. As we know that milk is a source of calcium and protein and it is easily perishable, क्योंकि उसकी कीपिंग क्वालिटी बहुत लो होती है, और अगर हम उसको किसी तरह का कुछ प्रिजर्वेटिव कंडीशन नहीं दिए, उसको लो टेम्परेचर पे नहीं मेंटेन करते हैं, उसको स्टेराइल कंडीशन में नहीं रखते हैं, तो वो इजीली पेरिशेबल हो जाता है. क्योंकि पेरिशेबल तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो है वो स्टोरेजेबिलिटी के आधार पे हम मिल्क को पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल मानते हैं. सो मिल्क इज द मोस्ट इजली contaminated or most easily spoiled product, so it is highly perishable and that milk should be stored in chilled and उसको हम लो टेम्परेचर पे, जो भी मिल्क हम ड्रॉन करते हैं उसको इमीडिएटली हमें लो टेम्परेचर पे स्टोर कर देना चाहिए. And we should maintain all the hygienic practices from milking to factory. So these are the causes of high bacterial load in milk. अगर हमने पुअर सैनिटेशन रखा, इम्प्रॉपर हैंडलिंग की, या उसकी पुअर स्टोरेज करी, या अगर कुछ इन्फेक्शियस डिजीज जो एनिमल है जिनमें कुछ इन्फेक्शियस डिजीज है, तो वो उससे हम जो मिल्क का जो बैक्टीरियल काउंट है वो हाई हो सकता है. Now, what are the various sources of contamination of milk? There are many sources like जैसे जो फीड एंड फॉडर है, उसमें जो कंटामिनेशन वाटर से भी, जो तुम फीड एंड फॉडर में जो मिक्स कर रहे हो, वाटर मिक्स कर रहे हो, या उसको साफ करने के लिए जो तुम वाटर यूज कर रहे हो, अगर वो वाटर कंटामिनेटेड हुआ, या समटाइम्स सॉइल से कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो फीड में आते हैं. इसी तरह जो कॉन्सेंट्रेट दे रहे हैं या फॉडर दे रहे हैं, हे साइलेज वगैरह जो भी हम बना रहे हैं, उसमें भी मतलब कि उसमें भी वाटर से कई तरह के उसमें कंटामिनेशन हो सकते हैं. जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, लाइक अगर एनिमल ने कुछ ऐसा ड्रिंकिंग वाटर, पॉल्यूटेड ड्रिंकिंग वाटर पी लिया, अगर कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर पी लिया, या जो मिलकर अगर जो मिल्क मैन है अगर उसका हाइजीन अच्छा नहीं है, उसके हाथ गंदे हैं, उसके कपड़े गंदे हैं, उसको छींक आ रही है, कफ आ रहा है, और अगर वैसा आदमी अगर मिल्किंग कर रहा है, तो सारा जो उसके जो डिजीज है वो मिल्क में ट्रांसमिट हो सकता है. सो अगर डिजीज एनिमल, अगर एनिमल को हमने हाइजीनिक कंडीशन में नहीं रखा, तो उससे जो भी मिल्क निकलेगा, वो मिल्क जो होगा वो अनहाइजीनिक होगा, वो क्लीन मिल्क नहीं होगा. और एंड देन फ्रॉम वहाँ से ये जो है वो हमारा जो भी मतलब कि रिटेल या कंज्यूमर तक आ सकता है. जैसे कि मिल्क से मिल्किंग पेल बल्क टैंक में गया, फिर हमने उसको चिलिंग में डाला, फिर मिल्क टैंक में गया, फिर प्रोसेसिंग प्लांट में गया. सो यहाँ जो अगर एनिमल एंड ये जो मिल्कर हाइजीन अगर मेंटेन नहीं हुआ, तो यहाँ से जो कंटामिनेशन है वो हमारा अल्टीमेटली कंज्यूमर्स तक पहुंच सकता है. So these are the various sources of contamination that will be deal one by one. So there are mainly two factor. One factor is internal factor, यानी कि अगर अडर इन्फेक्शन हो, दैट्स फॉर एग्जांपल अगर मिस्टाइटिस हुआ हो किसी एनिमल को, या अगर कहा जाता है कि जो फोर मिल्क है, जैसे अगर मान लीजिए कि जनरली तुम लोगों ने देखा होगा कि जो मिल्कर होते, जो मिल्क मैन होते हैं, वो शुरू का जो मिल्क होता है उसको वो नीचे निकाल देता है, क्योंकि वो जो मिल्क होता है वो उसमें हाई बैक्टीरियल काउंट होता है. क्योंकि रात में जैसे उसकी अगर शाम में उसकी मिल्किंग हुई पड़ी रहती है, तो उस शाम में जो भी उसके अडर में जो रेजिडुअल मिल्क रह जाता है, दैट रेजिडुअल मिल्क इज अ सोर्स ऑफ बैक्टीरियल कंटेमिनेशन. एंड अगर अर्ली मॉर्निंग जब हम उसकी मिल्किंग करते हैं, तो दैट फोर मिल्क कंटेन हाई नंबर ऑफ बैक्टीरिया. There are so many external factors like cows, animals body, अडर एंड ट्रीट, मतलब उसके सरफेस पे अगर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हुआ हो, या जो तुमने मिल्क स्टोरेज स्टेंसिल वगैरह यूज़ किया, जो तुम कैन यूज़ करते हो, अगर कैन को तुमने अच्छे से नहीं साफ किया होगा, क्योंकि मिल्क में फैट होता है, एंड वो फैट जो होता है वो कैन के सरफेस पे लग सकता है. तो अंदर अगर किसी तरह का कुछ एक भी अगर पॉइंट, अगर एक भी रेजिड्यू रह जाता है, तो वो हाई सोर्स ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकता है. मिल्किंग के जो, अगर तुमने कुछ मिल्किंग के स्टेंसिल्स वगैरह जो तुम यूज़ करते हो, अगर वो तुम्हारा स्टेराइल नहीं है, वो अगर साफ़ सुथरा नहीं है, तो वहाँ से भी तुम्हारा कंटामिनेशन हो सकता है. जो मिलकर के हाइजीन मैंने बताया, जैसे कि अगर सपोज करो कि उसको कुछ खांसी है, कफ है, वो नाक छूता है, वो मुँह छूता है, खांसता है, काफिंग करता है, और देन वो अगर मिल्किंग करता है, तो वो सारे फैक्टर्स, वो सारे जो
उसके जो भी डिजीज है वो मिल्क में ट्रांसमिट हो सकता है। मेथड्स ऑफ मिल्किंग, ये भी डिपेंड करता है कि भाई तुम किस तरह से मतलब मिल्किंग कर रहे हो। जैसे यहाँ पे बोला जाता है कि जो फुल हैंड मेथड है एंड नुकलिंग मेथड है, दीज आर द टू मेथड्स। तो फुल हैंड मेथड जो होता है वो इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ मतलब मिल्किंग के लिए, क्योंकि जो नुकलिंग मेथड होता है वो मिल्क टिट को वो डैमेज कर सकता है एंड उस टिट के थ्रू कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर सकते हैं। फीड एंड वाटर, ये अगर तुम्हारा साफ़ सुथरा नहीं हुआ हो, अगर तुमने खाना दिया हो और उसमें कई तरह के डिजीज़ है, या उसमें तुमने जो वाटर से अगर उसमें मिक्स करके दिया हो और वाटर में कई तरह के अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, देन अल्टीमेटली विल कम इनटू योर मिल्क। एंड व्हाट इज़ द मिल्किंग इन्वायरमेंट, दैट मिल्किंग इन्वायरमेंट शुड बी बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। जो भी तुम्हारा इन्वायरमेंट है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो अगर तुम्हारा मिल्किंग इन्वायरमेंट सही नहीं होगा तो दैट विल ऑल्सो अफेक्ट द प्रोडक्शन और द क्लीननेस ऑफ द मिल्क। सो दीज आर द टू फैक्टर, इंटरनल फैक्टर एंड द एक्सटर्नल फैक्टर। इसके डिटेल तुम्हें नोट्स में मिलेंगे, वो नोट्स भी तुम लोगों को मिल जाएंगे। नाउ करेक्शन ऑफ कंटामिनेशन एट वेरियस लेवल, ऑब्वियसली जो तुम्हारे सोर्सेस है, जो तुम्हारे फैक्टर्स है, उन फैक्टर के अपोजिट तुम जाओगे। अगर एनिमल की डिजीज हो रखी है तो तुम्हें एनिमल का मैनेजमेंट करना होगा, यानी कि जो एनिमल है उसको साफ सुथरा रखना होगा, उसको एक बेटर शेड में रखना होगा, उसको खाने की अच्छी व्यवस्था करनी होगी, उसके जो फीड है वो तुम्हारा न्यूट्रिएंट रिच होना चाहिए और हर तरह के उसमें न्यूट्रिशन रिच होना चाहिए, ताकि एनिमल को किसी तरह का कोई डेफिशिएंसी या कोई किसी तरह का बीमारी नहीं हो। अगर उसे कुछ बीमारी हो रखा हो तो उस मिल्क को एनिमल को बिल्कुल अपने हर्ट से अलग करके उसकी पहले प्रॉपर ट्रीटमेंट करनी चाहिए, देन उसको मिल्किंग के लिए यूज़ करना चाहिए। जो भी तुम्हारा मिल्किंग इक्विपमेंट्स है एंड स्टेंसिल है, उसके हाइजीन को तुम्हें मेंटेन करना है, क्योंकि मिल्किंग इक्विपमेंट से अल्टीमेटली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जो भी उसके डस्ट एंड डर्ट है वो सारे मिल्क में आते हैं। तो वो मिल्किंग इक्विपमेंट्स का भी हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। मिल्किंग एंड मिलकर प्रैक्टिस, मिल्किंग टाइम बताया जैसे कि फुल हैंड एंड नुकलिंग, दीज आर द टू मेथड्स। तो फुल हैंड मेथड इज़ द मोस्ट सुटेबल मेथड, एंड जो सुबह जो 4 मिल्क है उसको हमें पहले डिस्कार्ड कर देना चाहिए, बिकॉज दैट 4 मिल्क कंटेन हाई अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल count. So these are the various correction measure we can do at the time of milking. स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन के टाइम भी हमें ध्यान रखना है कि स्टोरेज जो है वो चिलिंग कंडीशन में करें। ऐसा नहीं कि क्योंकि मिल्क जो होता है इमीडिएटली स्पॉइल कर जाता है अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा जाए तो जैसे ही मिल्क निकलता है उसको इमीडिएटली हमें चिलिंग कंडीशन में ले जाना चाहिए एंड उसी चिलिंग कंडीशन में उसे ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। पर्सनल हाइजीन भी हमें मेंटेन करना चाहिए, हमें खुद को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, कपड़े हमारे बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए, हमारे हाथ वगैरह सारे सही होने चाहिए, हमारे नेल्स कटे होने चाहिए, हमें कफ या किसी तरह की कोई छींक वगैरह स्नीजिंग वगैरह नहीं आए जिससे कि कोई किसी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मिल्क में जाए। सो क्या क्या हम कर सकते हैं भाई, एनिमल मैनेजमेंट फार्म लेवल पे कर सकते हैं, उसकी फीडिंग के मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसके हाउसिंग की मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसके हेल्थ की मैनेजमेंट कर सकते हैं। फीडिंग का जैसे मैंने बताया कि उसे एक प्रॉपर बैलेंस डाइट देना चाहिए, उसकी फीड में हर तरह के जो न्यूट्रिएंट है वो होने चाहिए। हाउसिंग होना चाहिए ऐसा कि उसमें प्रॉपर लाइट, उसमें प्रॉपर हवा आ सके, एरेशन होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल डैम्प इन्वायरमेंट हो, और उस एनिमल को बिल्कुल कंफर्टेबल माहौल में होना चाहिए। जो हाउसिंग होना चाहिए वो तुम्हारे सिटी से बहुत दूर होना चाहिए, ताकि मतलब कि जो गंदगी है वो सिटी में ना फैले। जो एनिमल हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनिमल हेल्थ अगर तुम्हारा ख़राब रहा तो अल्टीमेटली उसका जो प्रोडक्ट है वो मिल्क में दिखेगा, यानी कि एनिमल शुड बी फ्री फ्रॉम एनी डिजीज़। और जो भी मिल्किंग इन्वायरमेंट है उसको साफ़ सुथरा करना चाहिए, जो हाइजेनिक मिल्किंग प्रैक्टिस ऑलरेडी बताया जा चुका है, एंड इमीडिएटली उसकी कूलिंग करनी चाहिए। सो जैसा एनिमल हेल्थ में बताया कि मिल्क फ्रॉम हेल्दी अडर फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाई बैक्टीरियल काउंट रिड्यूस द कीपिंग क्वालिटी ऑफ मिल्क, एंड एनिमल मैनेजमेंट इन्वॉल्व फीडिंग, हाउसिंग एंड हेल्थ मैनेजमेंट। इसमें फिर वही घूम फिर के वही सारी बातें आ रही हैं। फीडिंग बैलेंस्ड होना चाहिए विथ अप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ ग्रीन फॉडर, स्ट्रॉ and concentrate having essential nutrient and mineral is important. Feed ingredients should be stored in moisture-free condition, as I have already told you. Feed and feeders should be free from any environmental contaminants like pesticide, insecticides, fungicide, इन सबसे उसको free रहना चाहिए. Fumigants, pathogenic agents, aflatoxins and जो heavy metal, इन सबसे जो feed है उसको free होना चाहिए.
ना गुड क्वालिटी स्ट्रॉ में यूज करना चाहिए, उसमें मिनरल्स एंड विटामिन का सप्लाई होना चाहिए। फीडिंग शुड बी मेड 1 आवर बिफोर मिल्किंग। जो खाना है ऐसा नहीं कि तुमने उसको इमीडिएटली खिलाया और उसकी मिल्किंग तुमने शुरू कर दी। उसको खिलाने के 1 घंटा पहले, उसको मिल्किंग करने के 1 घंटा पहले हमें एनिमल को फीड करा देना पड़ेगा। जो मिल्किंग है वो हम जब मिल्किंग हम कर रहे होते हो तो जो एनिमल है उसको हमें थोड़ा बहुत फीड कराते रहना चाहिए, ताकि एनिमल जो है वो मिल्किंग के टाइम वो किसी तरह का इरिटेशन ना फील करे, एंड वो एनिमल जो है वो काम कंडीशन में रहे, ताकि वो इधर उधर भागे नहीं, जिससे कि उसके बॉडी का डस्ट वगैरह जो है वो मिल्क में पड़े। साइलेज एंड वेट क्रॉप रेजिड्यू शुड नॉट बी फीड एट मिल्किंग प्लेस। मतलब जो भी है वो वेट क्रॉप, जो क्रॉप है वो जहाँ पे मिल्किंग है वहाँ पे नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि वो उससे मिल्क में फॉल स्मेल आ सकती है। अब ये हो जाएगा हैंग, क्योंकि अभी बीच में जो एंटर करने पे ना फिर यही होता है। कहाँ था, ये था ना। ठीक है ना। नेक्स्ट जो हम मैनेजमेंट कर सकते हैं वो हाउसिंग पे कर सकते हैं। क्या हुआ, ये आवाज कोई विविध भारती लगा दिया था क्या? ना हाउसिंग जो एनिमल है उनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पीपल, विंड, रेन, हीट एक्सेट्रा से। मड, यूरिन, feces and fish residue should be regularly removed from the shed. Shed should have proper drainage, sufficient ventilation and lighting होनी चाहिए. Sufficient water facility should be available for drinking as well as washing the shed and animals. So already बताया जा चुका है कि जो भी हाउसिंग होना चाहिए उसमें प्रॉपर हमें एरिएशन, उसमें प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए, एंड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको विंड, रेन, हीट एक्सेट्रा से हमें बचाना के रखना चाहिए। जो भी मड, यूरिन वगैरह जो भी एनिमल एक्सक्रीट कर रहा है उसको इमीडिएटली रिमूव कर देना चाहिए। शेड में प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए, सफिशिएंट वेंटिलेशन होना चाहिए एंड लाइटिंग की व्यवस्था होना चाहिए। सफिशिएंट वाटर फैसिलिटी होना चाहिए ताकि एनिमल जो है वो उसको पी सके, एंड हम उसको वॉश, एंड जो एनिमल है उसके शेड को भी हम वॉश कर सके एंड एनिमल को भी हम वॉश कर सके। सेट जो है वो वेल रूफ्ड होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, और उसमें एक प्रॉपर एलिवेशन होना चाहिए ताकि किसी भी तरह का अगर पानी वगैरह जमा हो तो वो इमीडिएटली वहाँ से रिमूव हो जाए। अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट होना चाहिए फॉर डिस्पोजल ऑफ एनिमल, जो वेस्ट है ना, एंड उस जो एनिमल है उसको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम फ्लाइज, मॉस्किटो, विच में बी द पोटेंशियल सोर्स ऑफ द कंटामिनेशन। पिगरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग जो भी है वो एनिमल सेट से अलग रखना चाहिए। आवाज कम करो ना बेटा। तो okay, now the another management we can do at the animal level, ये जो है वो animal health is the prerequisite for the clean milk production। एक herd को healthy होना चाहिए। herd means जो हमारा flock होता है, animal का flock होता है उसको हम लोग herd बोलते हैं। जो भी उसकी disease है like TB, brucellosis, इसकी हमें रेगुलर चेकअप करवानी चाहिए जो भी वेटनरियन है उनसे। अगर एनिमल में किसी तरह का डिजीज डिटेक्ट होता है तो उसे हमें सेपरेट रखना चाहिए। Sanitary precaution to prevent and control disease should be adopted. Using inducer drugs should be अवॉइडेड। किसी भी तरह का इंड्यूसर ड्रग हमें अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि तुम लोग जानते हो अफ्लाटॉक्सिन वगैरह का यूज करता है लोग मिल्किंग के लिए। उन जो अडर में किसी तरह का मेस्टाइटिस या उसमें किसी तरह का घाव हो तो उसको बराबर चेकअप करना चाहिए। एनिमल को FMD, एंथ्रैक्स वगैरह से हमेशा वैक्सीनेशन करवाते रहना चाहिए। क्लीनिंग मिल्किंग इक्विपमेंट को हम लोग कैसे कर सकते हैं, जो भी हमारा मिल्किंग मशीन है, मिल्क कैन है, उन सबको हमें अच्छे से साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जो भी मैंने बताया कि अगर जो हमारा जो कैन है, जो मिल्किंग स्टेंसिल है, अगर उसमें किसी तरह का कोई रेजिड्यू रह जाता है मिल्क का तो दैट इज़ द ग्रोथ फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसे भी हमें अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए। प्रॉपर क्लीनिंग करनी चाहिए ताकि जो भी जर्म्स एंड डर्ट है वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। मिल्क वेसल शुड बी क्लीन बिफोर एंड आफ्टर ईच मिल्क इन ब्रीडिंग बैक्टीरिया फ्री। सो डिटर्जेंट वगैरह को यूज करना चाहिए, लेकिन उस डिटर्जेंट को यूज करना चाहिए जो कि नॉन इंजूरियस है एंड नॉन टॉक्सिक, लाइक हम लोग टीपोल का यूज करते हैं। एस और मड को रिकमेंड नहीं करते हैं। क्लीन एंड सैनिटाइज वेसल्स शुड बी केप्ट इन इन्वर्टेड पोजीशन, उसको हम लोग पलटा के रखते हैं ताकि जो भी वाटर है वो बिल्कुल ड्राई कंडीशन में हो जाए। एंड ओपन बकेट शुड नॉट बी यूज।
इसी तरह अगर some microorganism may enter milk during hand milking and machine milking, so floor sweeping just before milking, मतलब कि ऐसा नहीं कि जस्ट मिल्किंग के पहले हमने झाड़ू लगा दिया, तो क्या होता है कि जो पार्टिकल होते हैं वो एयर में सस्पेंड हो सकते हैं, एंड दैट पार्टिकल शुड कम इनटू द अल्टीमेटली इन द मिल्क। सो हमें जो फ्लोर स्वेपिंग है वो मिल्किंग के बहुत पहले कर देना चाहिए, ताकि जो भी पार्टिकल है वो सेटल हो जाए। और मिल्कर की हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो मिल्कमैन है उसको बिफोर मिल्किंग उसके हाथ वगैरह साफ हो जाने चाहिए, जस्ट लाइक दैट वी आर डूइंग द ऑल द हाइजीनिक प्रैक्टिसेस फॉर प्रोटेक्टिंग आवर सेल्फ फ्रॉम द कोरोना डिजीज। ये सारे जो है वो अल्टीमेटली सफाई पे यही आते हैं कि हमें पूरी तरह से अपने आप को सैनिटाइज, अपनी तरह से पूरी तरह से अपने आप को क्लीन रखना चाहिए, हाथ फ्री होना चाहिए, कप वगैरह ये सब हमें अवॉइड करना चाहिए। सो दीज ऑल जो मेजर है वो हम अल्टीमेटली यहाँ हाइजीनिक और क्लीन मिल्क प्रोडक्शन के लिए हम लोग रख रहे हैं, कर रहे हैं। अगेन वही है कि जो अडर एंड ट्रीट है उसको हम लोग वार्म वाटर से साफ करते हैं, एंड देन उसके बाद हम लोग क्लीन क्लोथ्स एंड टॉवल्स उसको पोंछ देते हैं। आफ्टर मिल्किंग टिट शुड बी डिप्ड इन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन टू मिनिमाइज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। मिल्किंग शुड बी कंप्लीटेड विद इन 6 to 8 मिनट, मतलब मिल्किंग ऐसा नहीं कि बहुत प्रोलॉन्ग कर दो, क्योंकि जितने देर में मिल्किंग होता है उतने देर में ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप कर सकते हैं मिल्क में। तो इमीडिएटली मिल्किंग करके एंड इमीडिएटली हम उसको चिलिंग कंडीशन में डाल दें, जिससे कि हमारा कम से कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसमें इन्फेक्ट करें। मिल्क शुड बी स्टेन्ड यूजिंग ए क्लीन क्लॉथ, जो कि हम लोग हमेशा घर में भी करते हैं कि जो पहले हम लोग मिल्क को छानते हैं, क्योंकि अगर उसमें कुछ है या कुछ मैन्यूर्स या कुछ स्टॉक के कुछ पार्टिकल रह जाए तो वो जो है वो छन के आ जाए, एंड उस क्लॉथ को भी बाद में फिर धो के एंड उसको सुखा देना चाहिए। मिल्क को हम लोग इमीडिएटली कूलिंग करना चाहिए, और कूलिंग का टेम्परेचर लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए रेफ्रिजरेटर में। जितना जल्दी हम लोग को मिल्क करेंगे उतना जल्दी हमारा क्वालिटी जो मिल्क का होगा वो बेटर होगा। एंड बैक्टीरियल ग्रोथ इज रिटार्डेड बाय कूलिंग द मिल्क विद इन 2 आवर ऑफ मिल्किंग। अगर 2 घंटे के अंदर अगर हमने बैक्टीरियल मिल्क को अगर कूल कर दिया तो दैट विल बी बेस्ट मिल्क, क्योंकि उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ जो होगा वो कम होगा। एंड डिलीवरी ऑफ मिल्क टू द फैक्ट्री एंड कंज्यूमर शुड बी एज फ्रिक्वेंट एज पॉसिबल, क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रांजिट में टाइम लेगा उतना ज़्यादा उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो सकते हैं। सो दीज आर ऑल अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ हाइजीनिक मिल्क और क्लीन मिल्क, है ना। अब बताओ, इसमें कुछ पूछना है किसी को? मैम एफएमडी क्या हुआ? फूट एंड माउथ डिजीज, ये वायरल डिजीज होता है। तुम लोग रेडियो चला के रखे हो क्या? ये फूट एंड माउथ डिजीज होता है जो कि एनिमल में पाया जाता है, एंड ये एक वायरल डिजीज होता है, ठीक है, जिसमें कि जो उसके जो होते हैं ना खूर जो, अरे यार तुम लोग क्या लगा के रखते हो? तुम लोग रेडियो वगैरह ऑन करके रखते हो क्या? हेलो, सुन रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। मैम देखिए ना किसका अनम्यूट है मैम। अरे अनम्यूट तो लग रहा है अनामिका ही जब कर रही हो तो हो रहा है। नहीं मैम, मैंने तो किया ही नहीं। किसका आ रहा है? प्रतीक्षा किसी का है? चलो एनीवे थोड़ा सा यही करो ना, एकदम इरिटेट होता है इतने लाउड साउंड से। तो समझ में आ गया, फुट एंड माउथ डिजीज होता है, ये एनिमल में पाया जाता है जो कि वायरल डिजीज होता है। एंड मुंह पे, जिसको कि ना हिंदी में खुर मुंह पक्का डिजीज कहते हैं, तो हिंदी में खुरपका मुंह पका। हाँ, खुर पक्का मुंह कपा, जो कि मुंह पक्का जो कि उसके ना पाँव में जो खुर। मैम इसका पेपर में ऐड भी आता है गाय भैंस के लिए। अरे हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ोगी ना तो ये क्योंकि मोस्ट फ्रिक्वेंट डिजीज होता है एनिमल्स में, ठीक है, तो ये बचना चाहिए उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। मैम कूलिंग की जगह बॉयल भी कर सकते हैं ना मैम? हाँ बॉईल कर सकते हेलो। हो, लेकिन हाँ बिल्कुल बॉईल कर सकते हैं, लेकिन तुम घर में बॉईल करोगे ना, जैसे जहाँ पे मिल्क हो रहा है, जहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे तुम उसको देखो, बॉइलिंग तो है, ऑप्शन है। अल्टीमेटली तुम्हारे पास जो मिल्क आता है वो पॉस्चराइज कंडीशन में आता है, देन उसके बाद फिर चिल्ड ही किया जाता है, राइट। लेकिन बॉइलिंग से बेटर है कि हम उसको 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे चिल कर दें, ठीक है। बॉइलिंग में अगर तुम्हारे पास फैसिलिटी है, जैसे एक फ्रिज में हम जो कूलर है, आजकल तो बहुत सारा तुम्हारा बल्क टैंकर वगैरह आ गया है, जिसमें इमीडिएटली मिल्क जहाँ से बनता है, जो सेंटर पे जो मिल्क कलेक्शन होता है, इमीडिएटली फिर उसको बल्क कूलर में डाल दिया जाता है, तो उसका मशीन है। तुम्हारे पास ऐसा बॉइलिंग करने का बहुत बड़ा मशीन तो है नहीं कि तुम किए बॉयल किए फिर पहुँचाए, है ना। So the best way to protect the microorganism is to chill the milk at 5 degree centigrade or below 5 degree centigrade.
ठीक है, नेक्स्ट यस बोलो। अच्छा, चिलिंग कंडीशन में तुम उसको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो, बॉइलिंग कंडीशन में उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, उसको तुम स्टोर कैसे करोगे बताओ? तो प्रेमिक थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो इसमें, ठीक है। हाँ बोलो। बोले 4 डिग्री सेल्सियस ना मैम जो मिल्क मिलता है वो सब चिल्ड वाला मिलता है मैम। सब चिल्ड मिलता है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, बिलो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे चिल्ड हाँ। कंडीशन में मिलता है। तुम्हारे पास जो सुधा का Pasteurize मिल्क आता है, हीट करके पेस्चराइज हाँ वो पास्चुराइज रहता है, पास्चुराइज करके एंड देन उसको फिर इमीडिएटली चिल ही किया जाता है। बॉइल्ड पास्चुराइज मिल्क ट्रांसपोर्टेशन नहीं किया जाएगा ना। पास्चुराइज्ड मिल्क को डायरेक्ट पीने से भी कोई दिक्कत तो नहीं होगा मैम? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग जनरली आके दोबारा बॉईल करते हैं, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया वो को किल कर दिया जाता क्योंकि है। वो ऑलरेडी पास्चुराइज होता है, वो ऑलरेडी उसमें फ्री रहता है। उसके बाद फिर उसकी सीलिंग कर देते हैं एंड फिर उसको इमीडिएटली हम लोग चिल पैकेट में भी डाल देते हैं, तो उस मिल्क को तुम इमीडिएटली पी सकते हो, ठीक है। लेकिन हम लोगों का जनरल प्रैक्टिस है कि हम लोग लाते हैं फिर उसको बॉईल करके करते हैं। हालांकि अब इस कोरोना काल में वो भी जरूरी हो गया है, यस मैम। ठीक है ना, इसीलिए जो भी हमारा जो प्रीवियस प्रैक्टिस था ना वही सही है। और बोलो, और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? ये तो No. तुम लोगों को भेजा भी जा चुका है, ठीक है, तुम्हारे मेल पे, और इसका राइटअप भी मिल जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है, इसको तो तुम लोग खुद भी एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है ना। तो पढ़ो, अगर फ्राइडे को देख लेंगे, अगर क्योंकि मेरा एक सेमिनार भी है तो हमको सेमिनार भी अरेंज करना है, अगर फ्राइडे को